स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्य सिंधी एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे विगत 10 वर्षों में जो काव्य शास्त्र में काव्य दोष से जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और यह काव्य शास्त्र पर तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। प्रश्न संख्या 1, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, कृष्णत्व, अक्रमत्व। तो इसका सही आंसर क्या है? पुनरुक्ति दोष है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? 5, 4, 17 या 9? एक ऑप्शन और देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ई, इसमें है 3। तो भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? इसमें ऑप्शन ए दिया है, भामह के काव्य में 3 दोष होते हैं। कौन कौन सा है इसे देखते आगे हैं। भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष को माना है। कौन कौन सा है? सामान्य दोष जो 11 हैं, वाणी दोष जो 4 हैं, अन्य दोष 11 हैं। इस प्रकार भामह ने 3 प्रकार के कुल 26 काव्य दोष माना है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में 10 काव्य दोषों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने कितना किया है? 10 काव्य दोषों का उल्लेख किया है। और भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। अब वामन ने दोषों को शब्दगत एवं अर्थगत मानते हुए इनके 4 भेद बताए हैं। वामन ने कितने भेद बताए हैं? दोष के तो 4 भेद। कौन कौन सा? पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष। भामह ने कितने माना है? कितना माना है? तो 4। और भरत मुनि ने 10 माना है। मम्मट ने काव्य प्रकाश की महत्वपूर्ण रचना है, इसमें इन्होंने 3 प्रकार के दोष माने हैं। समझ सकता है कि मम्मट ने कितने काव्य दोष माने हैं? तो 3 दोष माने हैं। कौन कौन सा? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, औचित्य, वक्रोक्ति और औचित्य। इसमें पूछा है कि सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? रस संप्रदाय। क्या आएगा? रस संप्रदाय। उसके बाद रस संप्रदाय आएगा, फिर अलंकार आएगा, रीति आएगा, उसके बाद ध्वनि आएगा, उसके बाद वक्रोक्ति और औचित्य। सबसे पहले आपका नंबर 1 पे ये फर्स्ट नंबर पे है अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। रस संप्रदाय, उसके बाद आपका है अलंकार संप्रदाय। दूसरा आपका है रीति संप्रदाय, चौथा आपका है ध्वनि संप्रदाय। उसके बाद आपका है वक्रोक्ति संप्रदाय। पे आ नहीं रहा है। वक्रोक्ति और औचित्य। तो देखते हैं सबसे पहले रस संप्रदाय का समय काल क्या है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी
के मध्य है। किसका? रस संप्रदाय का। और अलंकार संप्रदाय का क्या है? 6वीं शताब्दी। और इसके प्रवर्तक कौन है? भामा। ये क्या है? 6वीं शताब्दी। रीति संप्रदाय का क्या है? 8वीं शताब्दी। और ध्वनि संप्रदाय का क्या है? 9वीं शताब्दी। वक्रोक्ति का क्या है? 10वीं से 11वीं शताब्दी। और औचित्य के क्या है? 11वीं शताब्दी। तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य आता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। काव्य शास्त्र में प्रथम क्लास हुआ था तो उसमें ये गलत बता दिए थे, सही आप लोग कर लीजिएगा। अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष, रस दोष, पद दोष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा दोष है? ऑप्शन नंबर बी, रस दोष है। प्रश्न देखते हैं 88। लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? दुष्क्रमत्व, च्युत संस्कारत्व, अप्रयुक्त तत्व, ग्रामत्व दोष। तो कौन सा दोष होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, दुष्क्रमत्व दोष होता है। लोक नियम की अवहेलना में दुष्क्रमत्व दोष होता है। आगे देखते हैं व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? च्युत संस्कारत्व, प्रतिकूल वर्णत्व, ग्रामत्व, निरर्थकत्व। तो इसका सही आंसर क्या है? व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो च्युत संस्कारत्व। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, च्युत संस्कारत्व आपका सही आंसर है, च्युत संस्कारत्व ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं दूसरा प्रश्न। पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो। इसमें काव्य का कौन सा दोष है? पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो। और यह किसकी पंक्ति है? तो ये केशव दास की रामचंद्रिका की से लिया गया पंक्ति है। चंद्रिका की पंक्ति है केशवदास की। पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो। शब्द दोष है, रस दोष है, अर्थ दोष है या कोई नहीं? तो इसमें कोई भी दोष नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और इस पंक्ति में कौन सा दोष है? इसमें क्या इस पंक्ति में कौन सा दोष है? तो यह पंचवटी का वर्ण करते हुए प्रयुक्त पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। इस काव्य पंक्ति में काल दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है। कब की है? त्रेता युग की। इसमें पांडव कहाँ थे? आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 91। कंकड़ क्वड़ित रजित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं। मधुमेह चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही है। यह पंक्ति में कौन सा काव्य दोष लक्षित होता है? ऑप्शन नंबर ए काल दोष, बी वचन दोष, सी लिंग दोष, डी च्युत संस्कृत दोष। यह पीजीटी में पूछा गया था 2015 में। इसमें कौन सा दोष है? तो वचन दोष है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आगे। दूसरा देखते हैं 92 प्रश्न संख्या। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, 3, 10 या 7। काव्य दोष कितने हैं? तो 3 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तरु रिपु रिपु धर देख के विरहिणी तीर अकुलाए। तरु रिपु देख कर रिपु धर देख के विरहिणी तीर अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृत,
न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या क्लिष्टत्व। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 95। सुंदर है बिहग है, सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रियता, दुष्क्रमत्व, क्लिष्टत्व। क्या है? अधिक पदत्व है या अप्रियतत्व है या दुष्क्रमत्व है या क्लिष्टत्व है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें अधिक पदत्व दोष है। इसमें क्या दिया है? सबसे सुंदरम। सुंदरम का अर्थ ही होता है सबसे सुंदर, और यहाँ पे सबसे अनावश्यक शब्द आया है, तो ये आपका इसमें अधिक पदत्व दोष है, क्योंकि ये सबसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था मानो तुम सुंदरम। इसका अर्थ ये होता है सुंदरम का कि सबसे सुंदर। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, साहित्य सर्वस्व, काव्यालंकार सूत्र। तो इसका सही आंसर क्या है? काव्यालंकार सूत्र, जिसने काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। काव्यालंकार सूत्र। अब ये बताइए नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है? तो ये भरत मुनि का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का ग्रंथ है। इन्होंने क्या बताया इसमें? इन्होंने अपने ग्रंथ में भावों की संख्या कितनी मानी है? भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 49। कितनी मानी है? 49 मानी है, जिसमें 33 संचारी भाव है। और संचारी भाव कितने हैं? 33। क्या है? संचारी भाव क्या है? 33 संचारी भाव हैं, और 8 अस्थाई। क्या है? 8 अस्थाई भाव। 8 क्या है? अस्थाई भाव है। और 8 क्या है? सात्विक भाव है। 8 क्या है? सात्विक भाव। सात्विक भाव है। भरत मुनि ने नाटक के कितने अंग माने? प्रश्न बन सकता है कि भरत मुनि ने नाटक के कितने अंग माने हैं? तो नाटक के इन्होंने कितने अंग माने हैं? 4 अंग माने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटक के 4 अंग माने, कौन कौन सा है? पाठ्य, अभिनय, संगीत और क्या है? रस। नाटक कितने अंग माने हैं? तो 4। और इन्होंने रस को 3 अंगों का मुखिया माना है। रस को क्या किया है? 3 अंगों का मुखिया माना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दूसरा देखते हैं। काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। ऑप्शन नंबर ए, गुण विपर्ययात्मानो दोषाः रसाकर्षका दोषः, मुख्यार्थ हतिर दोषः, उद्वेग जनको दोषः। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, रसाकर्षका दोषः। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखेंगे हम लोग शब्द शक्तियाँ। 10 वर्षों में शब्द शक्तियाँ से कितने प्रश्न बने हैं, उसी को आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरह से शब्द शक्तियों से प्रश्न बनता है। देखिए 98, प्रश्न संख्या 98। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षण पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है,
लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्ति अभिधा पर आश्रित होती है। तो इसमें पूछा है सत्य कथन, तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों किस पर आश्रित होती है, तो अभिधा शब्द शक्ति पर आश्रित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ तीन होती, कौन कौन सा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये तीन शब्द शक्तियाँ जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती है, क्या कराती है, अर्थ की अभिव्यक्ति कराती है, उन्हें क्रमशः वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। अभिधा ही मुख्य शब्द शक्ति है, अभिधा ही मुख्य शब्द शक्ति है। इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। कबीर देव ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है, क्या उन्होंने क्या कहा है, उनकी उक्ति देखिए। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं शब्द शक्तियों के विषय में। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं। दूसरा देखते हैं, अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना कहा जाता है। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार के शब्दों में अपना अपना अर्थ बोधन कर अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिससे अन्य अर्थ बोधन होता है, शब्द में तथा अर्थाधिक में रहने वाले वृत्ति व्यंजना कहलाती है। आगे देखते हैं, व्यंजना के द्वारा व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में प्रतीयमान अर्थ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। भिखारी दास ने लिखा कि व्यंजना या तो अभिधा पर आश्रित रहती है या लक्षणा पर। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ पात्र के समान है जिन पर व्यंग्यार्थ रूपी जल टिकता है। किसका कथन है, भिखारी दास का है ये। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, अभिधा तथा वाच्यार्थ का विशेष महत्व है। असमर्थ वाच्यार्थ में लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ निहित होने पर अधिक प्रभाव कारक होता है। किसने कहा, तो शुक्ल जी ने। वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है। किसके कारण आता है चमत्कार, व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ के कारण, परंतु वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में ही। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है, शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। इसका तो आप लोग जानते ही हैं, ये किसका उक्ति है, तो ये आपका देव का है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, व्यंजना, श्रोता, अभिधा या लक्षणा। तो इसमें सही आंसर क्या आपका है, श्रोता यह नहीं होता है। शब्द शक्ति कितनी प्रकार की होती है, तीन, अभिधा, लक्षणा, व्यंजन। शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं, शब्दार्थ, शब्द योग, शब्द शक्ति या शब्द मूल। शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे देखते हैं दूसरा, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है। मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या किसी का नहीं। पूछा क्या है, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका लक्षणा सही आंसर है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। देखिए प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे ही प्रश्न कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो जितने भी 10 वर्ष में पूछे गए प्रश्न सबको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, शब्द शक्ति, शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है वह क्या कहलाती है, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा।
तो किससे प्रकट होती है? तो अभिधा शब्द शक्ति से। शब्द की वह शक्ति है जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, तो अभिधा शब्द शक्ति से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। किस शब्द शक्ति की प्रतीति, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? ऑप्शन नंबर ए व्यंजना, डी लक्षणा, सी अभिधा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहले इसका प्रतीति होता है तो अभिधा शब्द शक्ति का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 113। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? मुख्यार्थ से, वाच्यार्थ से, लक्ष्यार्थ से या व्यंग्यार्थ से? व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, व्यंग्यार्थ। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 115। मुख्यार्थवाद्य तद्योगे रूढ़ितो अप्रयोजनात् अन्योर्थ लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। यह किस आचार्य का कथन है? ए कुंतक, बी आनंदवर्धन, सी विश्वनाथ या डी मम्मट? तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यह किसकी उक्ति है? तो मम्मट की है। मम्मट के ग्रंथ का क्या नाम है? तो काव्य प्रकाश। क्या नाम है? काव्य प्रकाश। मम्मट की एक उक्ति और देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शक्ति कवित बीज रूपम, बीज रूपः। क्या शक्ति कवित बीज रूपः, ये किसकी उक्ति है? तो ये मम्मट की उक्ति है। इनका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्योदय वेश्रात, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। विश्वनाथ का भी महत्वपूर्ण उक्ति है, देख लेते हैं क्या है। वाक्य रसात्मक काव्यम। क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम। काव्यम कई बार एग्जाम में पूछा गया, किसका है? तो विश्वनाथ का है। आगे देखते हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण का कथन है। यस्य प्रतिमा धातु, यस्य प्रतीति माधातु लक्षणा समुपास्यते फले शब्दे गमेत व्यंजनान्य परा किया। प्रश्न संख्या 116। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है किसकी है? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है आचार्य भामह की या आचार्य भट्टनायक की, आचार्य कुंतक की या आचार्य दंडी की? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह किसका है मान्यता है? तो आचार्य भट्टनायक की। किसका है? आचार्य भट्टनायक की है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 117। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य या लक्षणा? इसमें कौन सा शब्द शक्ति है? ऑप्शन नंबर बी व्यंजना। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 118। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पाड़े पर मारथी पूरा नन लादे, जो बन जारे हाड़े, जो बंजारे हाड़े। कौन सा शब्द शक्ति है इसमें? व्यंजना, तात्पर्य, अभिधा या लक्षणा?
तो इसमें कौन सा शब्द शक्ति है? ऑप्शन नंबर ए व्यंजना शब्द शक्ति है आपका सही आंसर ए। प्रश्न संख्या 119। जब अर्थ का ग्रहण अभिधाष्य न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? जब अर्थ का ग्रहण अभिधाष्य न हो, किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? व्यंजना, ध्वनि, लक्षणा, अभिधा, मूला। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी लक्षणा कहेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 120। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए कैसे समझेंगे इसको। लक्षणा शब्द शक्ति इसमें क्या था? जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। गीदड़ का क्या मतलब? कायर। सिंह मतलब वीर। भाग गए। जहां सिंह का लक्षण क्या है? वीर तथा गीदड़ के लक्षण कायर से है। फिर से देखिए, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। तो सिंह का क्या अर्थ हो गया? सिंह क्या है? वीर। और गीदड़ मतलब कायर। गीदड़ की तरफ भाग गया मतलब कायर की तरह भाग गया। तो ये सिंह का लक्षण वीर में तथा गीदड़ के लक्षण कायर से दिया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 121। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ, परार्थ, लक्ष्यार्थ, अभिधार्थ। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है लक्ष्यार्थ। दूसरा प्रश्न। मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलकै। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? मनहु उमंग अंग अंग छवि छलके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी लक्षणा। दूसरा, बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द शक्ति किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? बनन में बागन में बगरो बसंत में। अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी लक्षणा से आपका ये सही आंसर है। अब ये बताइए कि व्यंजना के भेद कितने होते हैं? प्रश्न बन सकता है कि व्यंजना के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? शाब्दी और आर्थी व्यंजना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 124। देखिए वही प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। DSSB PGT 2021 से पूछा गया था। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए। गीदड़ का क्या हुआ? मतलब कायर भाग गए। शेर मतलब वीर। ये संयुक्त है, लक्षणा है, व्यंजना है या अभिधा है? तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी अभिधा है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या आपका है 126। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। रूढ़ा, सरोपा, गौड़ी, शुद्धा। तो इसमें कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ये प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सरोपा भी है, शुद्धा भी है और गौड़ी भी है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। देखिए प्रश्न संख्या 127। चीरे जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपर्युक्त दोनों में से कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। व्यंजना शब्द शक्ति है। बाधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से प्रसाद की पंक्तियां हैं। इसमें कौन सा शब्द शक्ति को ग्रहण किया गया है? अभिधा, लक्षणा,
कौन सा शब्द शक्ति है? तो ऑप्शन नंबर बी लक्षणा शब्द शक्ति है। औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, सनिधि निर्णय, अर्थ निर्णय या उपयुक्त सभी। ये जैसे परीक्षा में पूछा गया था। औचित्य के आधार पर होता है अर्थ निर्णय, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही। आगे देखते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसते, जयलक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काले रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्तियों में से कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या उनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, लक्षणा है। अब देख लीजिए लक्षणा शब्द शक्ति के भेद पूछा जाता है। तो कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक प्रयोजनवती लक्षणा, दूसरा रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा। और प्रयोजनवती के भी दो भेद होते हैं, गौड़ी और शुद्धा। गौड़ी के कितने भेद होते हैं? स्वरूपा, साध्यवसाना और शुद्ध के उपादान लक्षणा और लक्षणा लक्षण। महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।